हम्म, चलिए आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सबसे पहले कमलेश जी से कहानी सुनते हैं। कमलेश जी, आप अपनी कहानी शुरू कीजिए। सभी फ्रेंड्स को कमलेश महाजन का प्यार भरा नमस्कार। थोड़ा कैमरा कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए, आपका फेस पुराना दिख रहा है हमको। हम्म, अब हाँ, दिख अभी रहा ठीक। है? कैमरा यहाँ कमलेश फोकस जी, कर ले तो सारा फेस हाँ, दिख रहा है। ये सही आप है। ठीक है? अब ठीक है। अभी जैसे मंजू जी है, बेस्ट उनका कैमरा फोकस। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं मोहन। हाँ, हम्म। सभी को प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, ये मंच हमारा कहानी का मंच सिर्फ एक मंच नहीं है। ये हमें हम सबको जो सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं, अपनी बात किसी से नहीं कह सकते, वो सब यहाँ हम शेयर कर सकते हैं। और ये मंच स्पेशली इसीलिए बनाया हुआ है कि हम बात कर सकें, कोई भी बात कर सके, ताकि हमें अपना अकेलापन महसूस ना हो। तो आज की कहानी जो है, उसको नाम मैं आपको लास्ट में दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। सुबह घर में काम ही काम दिखाई देता है और उसके बाद घर में शांति छा जाती है। आज के मशीनी युग में प्रायः हर घरेलू महिला का यही जीवन है। इधर रसोई, उधर मेड के आगे पीछे घूमो। छोटा सा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, काम उतना ही है। उन्हीं में से एक नाम है पूनम का। पूनम के पति को सुबह का पूनम ने अपने पति को सुबह की चाय का कप पकड़ा दिया और वो आनंद से न्यूज़पेपर पकड़कर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ये दिनचर्या की शुरुआत है। हर रोज की तरह बेटा 8 बजे ऑफिस चला जाएगा, तो उसके लिए भी 8 बजे उसका लंच बॉक्स टेबल पर मिलना चाहिए। नहीं तो बड़बड़ाता वो भी भूखा चला जाएगा बिना टिफिन लिए। 10 बजे हस्बैंड जाते हैं, उनके लिए भी लंच बॉक्स 10 बजे से पहले पहले तैयार होना चाहिए। नहीं तो बहुत लंबे भाषण सुनने पड़ेंगे, क्या करती हो सारा दिन घर में, समय पर लंच बॉक्स भी नहीं बन सकता। इतने में दरवाजा, गेट पर घंटी बज गई, मेड आ गई। बस समझो अब खुशियां आ गई। मेड को आते ही उसने चाय का कप पकड़ाया और 2 बिस्किट दिए। उसने रसोई में बैठ के ही चाय पी ली और बिस्किट खा लिए। तब तक टिफिन का इंतजाम होने लगा, पहले बेटे का फिर पति का। जैसे वो चले जाएंगे तो घर में शांति हो जाएगी। बात करने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं, घर में कोई दिखेगा ही नहीं। उसके बाद शाम को परिवार जो है दिखेगा घर में। वो भी 10 बजे के बाद कोई ना कोई किचन का, घर का काम निकाल लेती है। आवाज नहीं आ रही है कमलेश जी आपकी। हाँ, अभी आ रही हमारी ना लाइट चली गई है, लाइट। अभी 2 मिनट लगेंगे। है। अभी आ तब गई तक आवाज। बातचीत अभी आ आ गई है, गई। अभी आप अच्छा, बोलिए। यस। ठीक है, ठीक। तो उसने अपने आप को फिट किया हुआ था। पति अभी चाय पी के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वो रसोई से बाहर बाहर से रसोई में चक्कर लगा रही थी। तो उसने देखा पति चाय पी के एकाएक चेयर पर लुढ़क के पड़े थे। उसने भाग कर देखा, अरे क्या हो गया, अभी तो सो के उठे हो फिर सो गए हो। वहां कोई आवाज नहीं थी। उसने चिल्लाकर मेड और बेटे को आवाज दी और कहा, देखो पापा को क्या हो गया। सचमुच पापा बेहोश हुए पड़े थे। तत्काल पास वाले डॉक्टर के पास, जो घर के पास डॉक्टर था, लेके गए। तब तक पति जो थे वो भगवान को प्यारे हो चुके थे। जिंदगी इतनी जल्दी बदलती है, उसने जिंदगी में पहली बार देखा।
कि कैसे समय हाथों से निकलता है, जिंदगी सामने सामने चली जाती है और आभास भी नहीं होता। 2-3 दिन में जो भी कार्यक्रम होना था वो कर लिया, तो घर की शांति उसको दुख देने लगी। बेटी जो इकलौती बेटी थी वो विदेश में रहती थी, उसने फोन करके बता दिया कि मैं गर्भवती हूँ, मैं बिल्कुल सफर नहीं कर सकती, इसलिए नहीं आ पाऊंगी। और पापा जी के जैसे ही टाइम पूरा हो जाए बेटी के जाने की याद की, चलो थोड़े से पैसे ले और फिर शॉपिंग कर लेती हूँ। जैसे वो बैंक गई, बैंक वाले ने पैसे देना, उसने कहा आपका जो अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, वो उन्होंने अपने अकाउंट से आपको निकाल दिया हुआ, और ये अकाउंट आप उनके बेटे के नाम पर है। तीस साल इस आदमी से मैंने 30 साल इस आदमी के साथ जिंदगी गुजारी, तो उसने मुझे मेड समझा। उसको पता था कि मैंने मर जाना है। जो मरने से पहले उसने मेरा अकाउंट अपने के नाम के साथ मेरा नाम हटा दिया। बहुत दुख हुआ। ये बात किससे शेयर किया जाए? वो ढूंढने लगी, कोई नहीं मिला। शाम को बेटा आया, तो उसने अपने बेटे से ये बात कही कि बेटे मैं ना पैसे निकलवाने गई थी, तो आपके पापा ने तो मेरा अकाउंट से नाम निकाल दिया हुआ है। कहते हाँ हाँ हाँ, मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला, पापा ने प्रॉपर्टी और अकाउंट का मेरा नाम ज्वाइन कर लिया, आपका नाम निकाल। तो उसने तुनक कर अपने बेटे को गुस्से से कहा, मैं इसकी घर की मेड हूं, अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़े तो मैं कहां से लूं? बेटे को दुख तो हुआ। उसने कहा आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको एक चेक काट के देता हूँ, आपको जिसने पैसे निकालने हैं निकाल लेना। माँ का भी अहम था। वो सोचने लगी मेरा भी क्या जीवन है। मेरी बुआ एक गरीब गरीब भाई की लड़की को एक विदुर के साथ ब्याह कर ले आई, क्योंकि उसको दहेज में या शादी में खर्च करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने बेटे को अपना बेटा समझकर पाला, पर उस बेटे ने आज तक मुझे माँ नहीं कहा। और आज जब मर गए तो मैं सड़क पर आ गई। उसने बेटे से चेक नहीं लिया और दूसरे दिन जाके अगली बेचकर पैसे ले आई। जिंदगी के माहौल और जिंदगी की सच्चाइयां जब सामने आती हैं, तो धीरे धीरे सब पर्दे खुलने लगते हैं और लगता है कि हर कोई आप अपने स्वार्थ के लिए जी रहा। कोई भी रिश्ता हो, गिव एंड टेक तो जगह बनती है ना। उसने शॉपिंग कर ली। शाम को बेटा आया, तो उससे पूछा माँ आपने चेक क्यों रखा, पैसे नहीं लेके आई? कहती नहीं बेटे, मेरा इन पैसों पर कोई अधिकार नहीं थी, मैं इतने साल आपके घर में मेड थी और मेड ही रहूंगी। बातें जो थी कहने को होती हैं, लग जब चुभती हैं तो बहुत बुरा लगता है। बेटी से रोज बातचीत हो जाती, जाने की तैयारी होने लगी, टिकट आ गया।
तो उसने बेटे को टिकट दिखाते हुए कहा कि मैं 2 दिन बाद अपनी बेटी के पास जा रही हूँ सदा के लिए, और अब मैं नहीं आऊंगी, और ये लो घर की चाबियां, ये आपके पापा के कागज हैं, और मेड को कह दिया वो तुम्हारा हाल चाल देख लेगी, तुम्हारा काम कर देगी, घर देख लिया करेगी, तुम भी घर का ध्यान रखना। हमें साथ रहकर चाहे दुश्मन भी हो, हमें एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। उसने माँ को पहली बार कहा, माँ ऐसा मत कहो, मैं तो अकेला रह जाऊंगा, लाइट फिर चली गई है मेरी, मैं तो फिर अकेला रह जाऊंगा। तो कहते मैं क्या करूं, आप इतने साल मैंने आपको पाला, रोज आपकी ड्यूटी करती हूँ, कभी आपने मुझे माँ कहा? आपके पिताजी जब आपके सामने मेरी ठीक बात को गलत साबित करते थे तो क्या कभी आपने इंटरफेयर किया, या कभी आपके सामने उसने हाथ उठाया तो आपने कभी उनको मना किया? माँ अपना दुख जो समेटे हुए थी वो कह रही थी, और बेटा वो अन सुना और अन कहा दुख महसूस कर रहा था, क्योंकि आज सच्चाई सामने थी। तो उसने कहा, नहीं माँ तुम मत जाओ, मैं अकेला रह जाऊंगा। तो कहता, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अकेला रहे या ना रहे, क्योंकि मेरा नाम, ये मेरा घर है ना, तुम मेरे हो। मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। उसने माँ को घर की चाबियां, वो ब्लैंक चेक की चेकबुक देते हुए कहा, माँ मैंने अपना अकाउंट हटाकर तुम्हारा नाम लिखा दिया, और तुम ये मत सोचना कि मैं अकेला रह लूंगा। मुझे आपके साथ इधर उधर देखने की, आपके हाथ के खाने की आदत पड़ गई, मैं नहीं रह सकता इन दीवारों के साथ। उसने कहा, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अब तो मैं जा रही हूँ, जब मेरी जरूरत होगी तब मैं देखूंगी। और उसने उसके पैसे और चाबियां जो भी था वो वापस कर दिया। तो इस तरह एक औरत की दुखी जीवन की कहानी असहाय, जो दूसरे के बच्चे को अपना बच्चे की तरह पालती है, लेकिन उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो भी मुझे माँ समझे, लेकिन नहीं हुआ। तो लास्ट टाइम में अगर उसके हस्बैंड उसके लिए कुछ नहीं छोड़ के जाते तो तब भी उसको दुख होता है कि देखो मैं इसके साथ इतने साल रही तो वो मुझे एक मेड की तरह सड़क पर छोड़ गया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी फ्रेंड्स, जो हमारे आसपास आधी अधूरी हमें मिल जाती है। जरूरी नहीं कि आपको पूरी कहानी कहीं से मिले, लेकिन आधी अधूरी कहीं ना कहीं सुनने में और देखने में मिल जाए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जो मैंने खुद लिखी हुई है पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे कमलेश जी, आपने तो सच्चाई बताई थी एक्चुअल में। सच्चाई है, एक औरत की सच्चाई है कि अगर उसका हस्बैंड भी अगर उसका साथ नहीं दे रहा तो फिर क्या है जीवन है कि नहीं। और फिर बेटा जिसको, जो उसका खुद का नहीं, जिसको उसने पाला पोसा बड़ा किया है, वो भी धोखा दे रहा है, तो दुख तो होता है ना उसका तो फिर। बट ये अच्छी बात है कि लास्ट में बेटे को अक्ल आ गई कि नहीं, मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। उसने सब अपना चेंज कर दिया, नाम वाम चेंज कर दिया और उसको दे दिया। तो चलिए, पहले कौन बोलना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेंगे फर्स्ट? आइए मोहन सर, आप। प्रशांत जी को बोलिए, जो शुरू से बैठे हुए हैं, मंजू, प्रशांत, मोहन जी। प्रशांत जी आप आइए, आप बोलिए। जी, बहुत ही इमोशनल कहानी थी। दिल ऐसा भरा आया कहानी सुन के कि समझ में ऐसे भी वाकये होते हैं। बस इतना ही कहना था। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अब बोलते जाइए अरुणा जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? प्रशांत सर इमोशनली बोल रहे हैं ऐसे लग रहा है, कुछ वजह है?
इमोशनल। वो थोड़ा सा रिलेट हो गया। मेरे जो माँ की माँ थी ना, यानी मेरी ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर थी ना, ग्रैंड मदर, उनकी कहानी कुछ इस तरह से relate करती है कि वो मुझे जरा उनको आवाज नहीं आ रही सर, प्रशांत सर आपकी। आवाज नहीं आ रही। या तो आप माइक को पास में लाके बात कीजिए, जो उसका ईयरफोन का जो माइक है ना, उसको मुंह के पास लाके बात कीजिए। अभी आ रही है। हाँ। हम्म। वो ये जो कहानी थी मेरी ग्रैंड मदर से रिलेट करती थी। बिल्कुल सेम ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी उनके जीवन में भी। तो मैं ये कहानी को उसके साथ रिलेट कर रहा था, तो वो बहुत इमोशनल टच कर गई मुझे। करेक्ट, होता है। और कुछ ऐसा ही मेरी दादी के साथ भी हुआ था। मेरी दादी के तो क्या, मेरे पापा थे, बट जो एक कजन था, उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो उन्होंने मेरी दादी को बोला कि अब मैं तो जा रही हूँ, मतलब वो जस्ट बोर्न हुए एंड खत्म हो गई थी वो। तो उन्होंने मेरी दादी को बोल के गए थे कि तुम इनका ध्यान रखना। और ये रियल ट्रू स्टोरी है, और उन्होंने पूरा ध्यान भी रखा और सब किया, शादी भी की, बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए। बट एंड मोमेंट एंड अच्छा नहीं हुआ उसका, बस यही है, उसका एंड बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। चलिए मोहन सर। थैंक यू है सर। कि ये घर घर की कहानी है। हाँ सर। जब अ, वो विशेष जब महिलाएं उनकी उम्र बढ़ जाती है, उनके अंदर एक भावना आता है कि अपने बच्चों से कुछ मांगना नहीं है। तो कहते हैं हमें इंडिपेंडेंट रहना है। बहुत अच्छी भावना है, और ये भावना को जो नेक्स्ट जनरेशन को समझना चाहिए। जैसे मुझे मेरी मदर की याद आ रही है। तो जब उनमें उनके हार्ट एग्जामिनेशन हुआ, तो उसमें छोटा सा एक कहते हैं ना, माइट्रल वॉल्व में जरा वीकनेस था। डॉक्टर ने बोला कि जल्दी सर्जरी कर ले तो अच्छा है। इसके बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया ही नहीं। और फिर मैंने डॉक्टर को फोन किया और बोला क्या बात है। वो बोला माइट्रल वॉल्व सर्जरी कराना है, इसमें कुछ 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो इंश्योरेंस है, मैं दिला देता हूँ। और माँ से आज आके पूछा, वो बोला बेकार में क्या सर्जरी करना है, तुम्हारा खर्च बढ़ जाएगा। ये देख के माँ का दिल देखिए। मैं कहता इंश्योरेंस में दे दूंगा। बोला नहीं बेटा, इसके बाद तुम्हें वही मेरे केयर टेकर रखना होगा, ये रखना होगा, बहू देखभाल कर लेगी, मेरे लिए काफी है। उन्होंने सर्जरी किया ही नहीं, और 10 साल तक स्वस्थ रही। उनकी उम्र जब 88 साल की हुई, तब शांत देहांत हुआ। ये मदर जो है ना, वो मांगेंगी नहीं कुछ। उसको खुददार नहीं कहते, वो कुछ मांगना ही नहीं। उनकी आदत है देना, मांगना नहीं है। तो ये सही बात है सर। वो कुछ भी आप ये उसके सब सब नाम औरतों आप का अकाउंट सब में ऐड लेडीज करो का ना करो, नेचर है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी सब कमलेश जी औरतों की का स्टोरी नेचर मुझे होता है। टच कर गई। मेरी माँ की डेथ होके कुछ अभी 8 साल हो गए, और उनका माइट्रल वॉल्व प्रॉब्लम हो गया, उससे पहले 10 साल पहले हुआ था। उन्होंने 2 साल तक मुझे बताया ही नहीं। सोच रही थी बेटा का खर्च बढ़ जाए, ऐसे ही बहुत खर्चा है उसके ऊपर। तो ये माँ का दिल है, टच कर गया। बहुत अच्छा लगा कमलेश जी। थैंक यू वेरी मच। उनके अरुणा जी का भी हैंग हो गया है शायद। अरुणा जी अरुणा जी लग रहे हैं कुछ पढ़ रहे हैं। जी। हैंग हो गया मेरे ख्याल में। चलिए वेंकटेश, ये सूर्य सर। आप बोलिए। थैंक यू। हाँ, अभी हो गई अरुणा। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? राशि मैम आप बोल रहे हो? हाँ, बोलिए। नहीं, बोलने दीजिए, दूसरों को बोलने दीजिए, मैं बोलूंगी अंत में। सूर्य सर को बोला डॉक्टर है कमलेश बोलेंगी, जी। डॉक्टर सरोज बोलिए। बहुत ही सरोज जी दुखद बोलिए, कुछ बोलते हैं। इमोशनल स्टोरी थी। कमलेश जी ने बहुत ही नरेशन वाज वेरी गुड, इमोशनली नैरेटेड। दुख तो बहुत है जो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में नहीं है, पर आई हैव heard many stories of my patients,
ऐसा लगता है कि औरत का जीवन एक गेंद की तरह है। कभी वो अपने पेरेंट्स से दुतलाई जाती है, तो कभी हस्बैंड से, कभी ससुराल में। और फिर ऐसा होता है कि जब उसके ऐसे समय में उसको कोई सहारा नहीं होता, पर वो वही इतनी, जैसे सर कह रहे हैं, मोहन सर, कि वो स्त्री इतनी खुददार होती है ना, कि तब भी वो किसी का सहारा नहीं लेते, तब भी कुछ ना कुछ मेहनत करके वो आ जाती है ऊपर। उसको किसी आश्रय की जरूरत नहीं है। पर ये जो कहानियां है ना, वो हमारे जीवन को बहुत टच कर जाते हैं। कुछ इसी वजह से है ना, देयर वाज वुमेन लिबरेशन, है ना। लोगों ने समझा कि वो दे शुड बी स्टडिंग, अपने आप से पढ़ें और कुछ अपने पैरों पे खड़े रहें, तो अपना कुछ करें। पर उसमें भी कई बार क्या होता है कि इमोशनली लेडीज आर सो मच इन्वॉल्व कि इवन इफ दे आर ऑन देयर फीट, खुद अर्न कर दिए हैं, तो भी हस्बैंड के उसमें उनका प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसे हमारी लास्ट स्टोरी में हमने कहा था कि जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं हम शादी के बाद में, तो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। हम जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने कमाया हुआ वो पैसा है ना। तो फिर हस्बैंड के मर जाने के बाद में जब वो प्रॉपर्टी अपने नाम से करनी होती है, तो क्यों उसमें बच्चों की सही लेनी पड़ती है? दैट वाज माय क्वेश्चन इन माय लास्ट स्टोरी, बट दिस इज कमलेश जी का स्टोरी है। बहुत ही वेरी नाइसली नैरेटेड एंड वेरी मच टचिंग। थैंक यू सरोजी, थैंक यू वेरी मच। सूर्या सर। सर आप बताइए। अभी जैसे मोहन सर कहे थे, एक घर घर की कहानी है। ये घटनाएं होते हैं, इसीलिए कहानी बनता है। कहानी देख के भी कुछ घटनाएं बन जाते हैं। वैसे बहुत हमारा फैमिली में हम लोग देखे हैं, लेकिन लिमिटेड हो जाते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर बहुत ही क्लोज है तो कुछ सलाह देते हैं या तो कुछ सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सॉरी, वी विल हैंडल इट आवरसेल्व्स। तो हम लोग देखते ही रह जाते हैं, ये होते हैं। मेरा एक प्रश्न है कमलेश जी से, ये उनका लाइफ में रियली देखे हैं, नहीं तो उनका मन में ये ख्याल आया है, ये लिखे हैं, लेकिन ये लिखना है ऐसा सोच उनको क्यों आया, ये मैं जानना चाहता था। बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सो मेनी ऑफ आवर नॉन पीपल लाइव्स। मेरा ग्रैंड मदर का मदर, उनको मैं बहुत नजदीक से देखा है। इवन दो आई एम नॉट एट ऑल ए राइटर, मैं एक छोटा सा लिखा था एक बार। सो आई हैव सीन हर ए लेडी, उनको उनका उन मैं 6-7 साल का था उस टाइम में। हमेशा उनको दादी कहते हैं ना, हाँ दादी, दादी के पास चले जाता था। माई हॉबी इज टू जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट हर। वो अपना काम करते जाती थी, काम करते जाती थी। वैसे 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 मुझे एक हैबिट डेवलप हुआ जस्ट टू ऑब्जर्व पर्सन्स। और मेरे जिंदगी में मैंने उनको जितना नजदीक से देखा है, मैं किसी को नहीं देखा है। अभी आज कमलेश जी का ये कहानी सुनने के टाइम में मुझे मेरा दादी याद आ गई। शी हैज, आई हैव always seen her giving service to others in the family, in the neighborhood. वो कहना जाएगा तो मैं घंटा घंटा निकल जाएगा। शी वॉज सच ए लवली पर्सन शी इज। कमलेश जी को अनेक अनेक धन्यवाद। मेरा जीवन में मेरे दिल का जो पास है मेरा ग्रैंड मदर, उनको उनका याद दिलाया।
अनेक अनेक धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे शब्दों को अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करके बताया, तो मैं पास हो गई कहानी लिखने में। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, मंजू जी आप बताइए। हाँ जी। जैसे सूर्य सर ने कहा कि जो भी हमारे सामाजिक परिवेश में हम देखते हैं, जो जिंदगी में होता है, उसी के ऊपर ही कहानियां बनती हैं, उसी के ऊपर ही कविताएं बनती हैं, और शायद गीत भी उसी के ऊपर ही बनते हैं। जो आपके अपने मन की भावनाएं हैं, जो जो भी इंसान फील करता है या जो एक्सपीरियंस करता है, उसी को ही आप शब्दों में ढालते हो, तो वो कभी कविता बन जाती है, कभी कहानी बन जाती है, कभी गीत बन जाता है, गजल बन जाती है। जो भी है वो अपना अपना एक उसको निकालने का जो है एक तरीका है, ढंग है हर किसी का। कमलेश जी की कहानियां बहुत सुनी है, और ये कहानी तो वाकई ही मतलब हर एक स्त्री को मुझे लगता है, या आदमी को भी कहीं ना कहीं छू जाएगी जो भी इसको सुनेगा। क्योंकि औरत का क्या है कि औरत का जो मान होता है ना, वो उसका हस्बैंड होता है। बच्चे कितना भी ख्याल रखते हो, है ना, कितना भी प्यार करते हो, मेरी दो बेटियां हैं बहुत ध्यान रखती हैं, जो भी है सब ऐसे सबके बच्चे करते होंगे, तो लेकिन उसका मान जो है ना, वो अब बच्चों से पैसे लेना उसको नहीं पसंद आता, उसके दिल को मंजूर नहीं होता। हस्बैंड का जो पैसा है उसके ऊपर उसका अधिकार होता है, क्योंकि वो दोनों जीवन साथी हैं, है ना, मियाँ बीवी हैं, जीवन साथी हैं, तो हस्बैंड के ऊपर अधिकार होता है। अगर हस्बैंड ऐसा करता है जैसा इस कहानी के पात्र ने किया, कि उसने जो जो भी उन्होंने किया वो बहुत गलत था। और उसके बाद मतलब मैं वो सोच रही थी कि वो जो करेक्टर है, जो लेडी है, जो मेन करेक्टर है, उसको क्या महसूस हो रहा होगा जब हस्बैंड की डेथ हो गई। वो उसके लिए अफसोस करेगी, या वो ये सोचेगी कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया जिंदगी भर, कि मैं तो जैसे कहानी में उन्होंने कहा भी कि मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ। तो वो बहुत एंग्विश, बहुत बुरा फील हुआ होगा, और उनकी उसकी जगह पे कोई भी औरत होगी उसको यही फील होगा। तो बहुत ही एक सच्ची घटना है, दिल के करीब है। और ये हमें समाज का में जो होता है उसका वो एक कहते हैं ना, साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। तो जो भी हम लिखते हैं वो समाज का ही दर्पण है। समाज में जो कुछ होता है वही हमारी कहानियों में भी वो छलकता है, उसकी झलक नजर आती है। तो बहुत ही अच्छी कहानी थी। और अगर कोई इस कहानी को पढ़ के किसी के कोई दिल बदलता है या कुछ कोई समझ आता है, तो फिर वो कहानी लिखने वाले की सफलता है उसमें। तो कमलेश जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी कहानी लिखी आपने एज ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी कहानी थी। और कहानी का जो एंड है वो भी आपने खुला छोड़ दिया है, कि अब वो जा रही है बेटी के पास, वापस आएगी या नहीं आएगी। तो ये सुनने वाले की कल्पना पे है, आप उसको किस तरह से लेना चाहते हैं। वो भी मेरे को एक बहुत अच्छी ऐसे ओपन स्टोरीज आई रियली लाइक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। राजश्री जी आप बताइए। जी, एज यूजुअल कमलेश जी, आपने तो एक के बाद एक एक कहानी ऐसी सुनाई है कि जिससे आंखें खुल जाती है। और समाज का जो सच्चा चित्रण है वो आपके सब कहानियों में रहता है आज तक, कि वो दिल में बस ही जाती हैं ऐसी कहानियाँ। और आज की कहानी तो बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास अपने खुद में, जैसे सर दो तीनों सर ने बताया, प्रशांत जी हो या मोहन सर या अपने सूर्या सर ने, कि उन्होंने अपने नानी और दादी के साथ, और मैं भी अपने दादी और नानी के साथ रिलेट करने लगी कि उनका जीवन भी कैसे हुआ उनके हस्बैंड के जाने के बाद, और कितने शिद्दत से और कितने क्या कहते हैं एकदम उन्होंने सामना किया उस जमाने में। आज से 100 साल पहले, वो अगर आज होती तो 100 साल तक की होती हमारी दादी या नानी। और तब के ज़माने में जब
कुछ भी साधन नहीं था स्त्रियों के पास। अब तो ये सारा, जैसे कहा डॉक्टर ने कि सारे लिबरेशन, वुमेन्स लिबरेशन, वुमेन्स डे, ये वो सब ये हो रहा है। आज हम जो जिस युग में जी रहे हैं वहाँ पर स्त्रियों को बहुत बहुत आगे आकर, और उन्होंने बहुत तरक्की भी की है। सभी वुमेन ने अपने बलबूते पर और यहाँ तक खड़ी है। लेकिन तब की जो स्त्रियाँ थी, उन्होंने किस तरह से ये सबको, और तब बच्चे भी ज़्यादा होते थे, इतने ज़्यादा बच्चों का पालन पोषण उनको अच्छी तरह, इसीलिए उनकी आज की दूसरी तीसरी जो जनरेशन है वो इतने ऊंचाई तक, और सभी का अगर देखा जाए तो यही सब जगह दिखने को मिलता है, पिक्चर है। तो ये कहानी एक आँखों में सबके अंजन डालने वाली ही थी, और ये सब बदलना चाहिए। ऐसी कहानियाँ आती रहे, यानी जो जिसका रियली बेस में कुछ सच्चाई है, ऐसी कहानी आपने लिखी, ये ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और उसमें सुधार भी होना चाहिए। और हमें इस ऐसी सारी आदतों को, अगर है, सभी में होता है ऐसे नहीं, जैसे इस लेडी का ऐसे दुखद उसके ऊपर ये आया कि मैं इतनी माँ होकर भी मुझे नौकरानी का औहदा दिया गया, मेरा नाम निकाला, और उसका स्वाभिमान जाके उसने अपने बच्चे से नहीं लिया। पर दूसरी साइड भी है कि वो महिलाएं कहती है कि आज वो थे इसलिए मैं हूँ, उन्होंने जो कुछ मुझे दे दिया उनका मैं आगे चला रही हूँ। ऐसे भी चित्र देखने मिलता है। तो बहुत अच्छी थी कहानी में, तो एज यूजुअल बहुत सुंदर कहानी कि जिससे सब लोग इमोशनल हो गए, और सबके मन को छू गई, मेरे भी मन को छू गई। थैंक यू कमलेश जी। थैंक यू राजश्री जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने ध्यान से और दिल से कहानी सुनी। रेणुबाला जी, आप बोलिए कुछ। आपकी तो सभी कहानियां बहुत अच्छी होती हैं, और मैं हमेशा सुनती हूँ आपकी कहानी। हाँ, ये बात तो सही है। आजकल जब मान लो हस्बैंड वाइफ जब होते हैं, उनको अपने वाइफ के नाम थोड़ा पैसा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटे आते हैं, उनकी बहुएं आती हैं, तो तब माँ को बहुत दुख होता है कि बेटे पूछते नहीं, अपनी फैमिली में मस्त हो जाते हैं। तो इसलिए हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए थोड़ा बहुत पैसा रखना जरूर चाहिए। ये नहीं कि अपने बेटों के नाम दे दें, पूरी संपत्ति कर दें, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होती है। और कहानी तो आपकी थी बहुत अच्छी। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू सो मच कमलेश जी, इन सभी लोग को। अभी हम मोहन सर से कहानी सुनेंगे, कोई छोटी सी कहानी सुनेंगे। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ, 1 मिनट पहले, 1 मिनट रुक जाइए। मोहन जी का इस मंच पर बहुत स्वागत है। हमारे इस ग्रुप में सरोज जी और राजश्री जी कहानी मास्टर हैं, और अब आप चौथे आप जुड़ गए तो हम तो निहाल हो गए। तो आपका इस ग्रुप में स्वागत है, और उम्मीद करेंगे कि आप हर बार आएं और एक नई कहानी हम सबको सुनाएं। जी सुनाएं। आप मोहन जी पहले ग्रीन क्लब में भी थे ना? कभी नहीं था। अभी सब जगह है मोहन सर हमारे यहाँ। सीनियर्स टुडे में 1-2 प्रोग्राम किया हो, लेकिन अच्छा, मैंने आपको देखा, इसलिए मैंने आपको देखा था 1-2 बार। सीनियर्स टुडे में फाइन ट्यून स्किल्स एक प्रोग्राम करता हूँ। हाँ, तभी मैंने जहाँ आपको लोग देखा था, गाते हैं उनके गाने को मैं जरा सुधार देता हूँ, ऐसे ऐसे गाने। हाँ, वही मैंने भी आपके सामने गाना गाया था, तो आपने भी बताया। और सरोज जी मेरे साथ बहुत सारे ग्रुप्स में हैं। अच्छा, ये कहानी है कुछ 30-40 साल पुरानी कहानी है। बंगाल में कलकत्ता शहर में हुआ था। कलकत्ता शहर में शरद ऋतु में एक फेस्टिवल होता है, शारदा नवरात्रि, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के 5 दिन पूजा होते हैं, उसके बाद 5 दिन बाद होता है लक्ष्मी पूजा। तो शरद पूर्णिमा में लक्ष्मी पूजा करते हैं, और ये दशमी के दिन विसर्जन हो जाता है, और अपने पूर्णिमा के तक 5 दिन का टाइम मिल जाता है। तब ये जो पंडाल जो है वो खाली रहता है,
और पंजाब वो 5 दिन क्या करते हैं, वहां कोई कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। वो कलकत्ता में कहते हैं ना, यात्रा, म्यूजिक और ऐसे वैसे। मैंने भी वहां ऑर्केस्ट्रा में गाया है, वहां वैसे कुछ चांसेस मिलते हैं। ये उसी कोई कलकत्ता में उसको कहते हैं सर्वजनिन पूजा। उस पूजा में एक आर्टिस्ट हुआ करता था, उसको मिमिक्री कहना ठीक नहीं है, उसको वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहते हैं। मतलब वो किसी की भी आवाज में बोल सकता है। उसको आप बोलो अमिताभ बच्चन की आवाज सुना दो, वो बोलेगा भून के रख दूंगा कुत्ते। वो बोल देगा। अगर बोलो आप इसकी धर्मेंद्र की आवाज निकालो, निकालेगा। और सुनते सुनते किसी ने कहा आप कोई ये जीना तमान जैसे बोल के दिखाओ, वैसे भी बोलता है। हेमा मालिनी की आवाज में बोलता है। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, कमाल का आर्टिस्ट है, लेकिन उसको ज्यादा चांसेस नहीं मिले। कभी प्रोग्राम करता था, समझे 20-25 साल पहले, 500 रुपए ऐसे कुछ हर दिन के उसको मिल जाते थे। और सॉरी, कभी कभी क्या करता था, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में छोटे मोटे काम वाम कर लेता, वहां का टाइपिस्ट था, आमदनी बहुत कम थी। उसने कहा एक बार मुझे फिल्म इंडस्ट्री में चांस मिल जाए तो मैं कुछ बन जाऊं लाइफ में। वही उसकी आशा, सपना था, लेकिन चांस नहीं मिल रहा था। एक दिन क्या हुआ था, जब घर में बैठे बैठे, हमारी बंगाली स्टाइल, सवेरे सवेरे चाय बिस्कुट वो खा के बस आराम कर रहा था। तो इतने में एक बुजुर्ग, जिसका उम्र 70 साल से तो कम नहीं हो सकता, वो आए। बोले यहाँ क्या शुबीर राय থাকে কি? বাংলা में पूछा। এখানে কি সুবীর রায় থাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সুবীর রায়, मैं ही सुबीर राय। क्या बात? तो ये वृद्ध पुरुष अंदर आए कि मैं बैठ सकता हूँ, আমি কি বসতে পারি? बसो, बैठिए। तो बोला कि मैंने सुना आप किसी की भी आवाज की नकल कर लेते हैं। तो ये सुबीर राय क्या किया, उस वृद्ध पुरुष की आवाज को नकल करके जवाब दिया, हैं আমি করতে পারি, আপনার মতোই কথা বলতে পারি, मैं आप ही के जैसे बात कर सकता हूँ। वो तो बुजुर्ग बिल्कुल धनी हो गए। वो बोले मैं तुम्हें एक कैसेट देता हूँ, इस कैसेट में एक आवाज है, उसको एक बार अच्छी तरह सुन लो। सुना। फिर बोला, उसी आवाज में उसने बोला कि आवाज तो खूब ভালো, আমি এইরকমই বলতে পারি, আমি ऐसे बात कर सकता हूँ। तो ये वृद्ध पुरुष बहुत ही खुश हो गए। बोले बेटा तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारी डेली फीस होगा 500 रुपए के बजाय मैं 1000 रुपए दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। ये 25 साल की नहीं, समझे 20 साल, क्योंकि मोबाइल फोन था तब। उसने कहा ये मोबाइल फोन है, ये मेरा बेटा का मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन से तुम्हें मेरी पत्नी से रोज बात करना है, उसके बेटे की आवाज में। कर सकते हो? इसने कहा कर दूंगा, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताए क्या हो गया, आपके बेटे और आपकी वाइफ के बीच में कुछ झगड़ा हुआ क्या? उसने माना नहीं नहीं, तुम पहले ऐसे बात करो, तुम बात करते जाओ, तुम्हें बाद में हम बताएंगे ये कहानी क्या है। तो रोज सवेरे ये फोन करता था বাংলা। মা কেমন আছো? আমি শঙ্কর বলছি। वो आर्मी में था। বলছে, এখন না অনেক ঝগড়া চলছে, আমি এখন ছুটি নিয়ে আসতে পারবো না, আমি ছুটি लेकर नहीं आ सकता, আমি এখন আসতে পারছি না। তুমি ওষুধ খাচ্ছ তো? ইউ আর হ্যাভিং मेडिसिन्स? खावा दावा भालो तो? शरीर भालो तो? ऐसे बातें करता था बेटे की आवाज में। और ये चलता रहा, सिलसिला चलता रहा बहुत दिन। और माँ बोलता था, और ये जो इसको पैसा देते थे उनको ये बाबा बोलता था, बाबा কেমন আছেন, बाबा मॉर्निंग वॉके যাচ্ছেন। बहुत अच्छा लगता था। ये जो लेडी थी, बेड रिडन थी, वो ये आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाती थी और सुनाती कि बेटे ने ऐसे कहा ऐसे कहा। वो रिश्तेदारों को फोन करके बताती थी कि मेरे बेटा ऐसा फोन किया। तो एक दिन माँ बोलती है, तुम्हारे लिए मैंने लड़की देखी है। हाँ है माँ, আমি যাবো, আমি বিয়ে করবো, हम शादी करेंगे, तुम जो लड़की को पसंद करोगी उसी से शादी करेंगे। तो ऐसे बातें करता था। और एक दिन इसने वो वृद्ध जो पुरुष थे उनसे ये पूछा, ये आप नाटक क्यों कर रहे हैं? बोला नहीं बेटा, ये नाटक नहीं है, मेरा जो पुत्र है वो बॉर्डर में एनिमी पाकिस्तान के जो शेलिंग में मारा गया है।
और वो फोन नहीं कर सकता, और मेरी बीवी ये विश्वास करती है कि ये लड़का उनका बुनाया हुआ स्वेटर पहना है, जब तक वो स्वेटर पहना है वो मर ही नहीं सकता। और इतने में क्या हुआ, तो चला 2 महीने ये सिलसिला चला, और ये वृद्ध पुरुष बोलते थे 1,000 रुपए करके मैं तुम्हें 60,000 रुपए दे दूंगा। इतने पैसे वो अमीर आदमी, अमीर तो नहीं लेकिन अच्छे अवस्था में था, उसे दे सकता था। तो कुछ दिन क्या हुआ, इनसे एक फोन आया, और ये बंदा पूछा क्या बात है आजकल माँ फोन नहीं करती, की होलो? तो वो वृद्ध पुरुष बोले कि कल शाम को ही इनका देहांत हो गया, और आज सवेरे उनका मैंने क्रिमेशन किया। बोले हाँ माँ मारा कैसे की? हाँ माँ, तुम्हारी माँ का डेथ हो गया है। अच्छा, और फिर वो कैसे एक हफ्ते के बाद ये वृद्ध पुरुष ने फोन किया कि तुम्हें हमारे बाड़ी जेते पारो, कैन यू कम टू माई हाउस फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकते हो? तो बोला हाँ हमें जाओ। इसने सोचा वो पेमेंट वेमेंट कलेक्ट करने जाएंगे। जैसे उनके घर पहुंचा, तो ये जो वृद्ध पुरुष थे उन्होंने एक लीगल डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप किया हुआ था, उसको पढ़ के साइन किए, और लॉयल का विटनेस लेकर ये जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है शुभीर राय, उनको पकड़ा दिए। शुभीर राय वो डॉक्यूमेंट पढ़ के देख रहा, उनका जो 2 मल्ले का बिल्डिंग है वो इन्होंने इनके नाम कर दिया। बोल रहा इतना पैसा, मैंने ऐसा क्या किया? बोला ये तुम्हारा पेमेंट नहीं है, ये तुम्हारा पुरस्कार है, और तुम पुरस्कार की असली कहानी सुनोगे तो तुम इन दोनों हाथों से स्वीकार कर लो। उसने कहा मेरी बीवी थी, वो टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट थी, और डॉक्टर ने बोला कि ये 2 से 2.5 महीने के अंदर इनका डेथ हो जाएगा। मैंने चाहा कि मेरी बीवी जो है वो पुत्र शोक से बाधित ना हो, और तुम बेटा एक एक लेडी जिसके जो डेथ टाइम, जो आखिरी घंटे दिन गिन रही है, उनको पुत्र शोक जैसे एक बहुत बड़े दुख से तुमने उन्हें बचाया। ये जो घर मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूं ना, ये उस माँ की पुरस्कार है, ये मेरे प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी पुरस्कार है। वो माँ अपने बेटे को देती, तुम उन्हीं के बेटे हो, इसीलिए मैं ये तुम्हारा नाम कर गया। तो जो इंटरव्यू कर रही थी सुबीर राय को, वो बोल रही थी आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? वो बोल रहा मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है जिसको कोई जानता ही नहीं है, ये घर वो पुरस्कार है, यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सबसे बड़ी अहम जो मेरा अचीवमेंट है यही है। इसके अलावा अब कोई भी पुरस्कार मिल जाए, कोई मुझे स्टेज में हजारों लाखों भी रुपए दे दे, इसकी जो मैंने पिछले दुर्गा पूजा में किया था उसके बराबर मेरा कोई भी पुरस्कार हो नहीं सकता। तो बेटे ना होते हुए भी उसने अपनी आवाज से किसी माँ को पुत्र शोक से बचा लिया, और उनकी जो आखिरी घड़ी थी उसमें सुख दिया। ये कहानी है शुभीर राय की। शुभीर राय ऐसी कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है, आज के मैंने उसका नाम बदला है, मैं उसे जानता भी हूँ, और मैंने उसका सिर्फ नाम बदला है। और ये आंखें सुनकर ये कहानी आज पहली बार मैं कंप्लीट बोल पा रहा हूँ, कि ना जब मैं लास्ट लाइन आता हूँ मेरे गले बैठ जाता है, इमोशन भर आता है, मैं बता नहीं पाता। आज पता नहीं ऐसे ही प्रिपेयर होके आ गया, ये कहानी आप सबसे मुझे शेयर करना था, शेयर किया। बहुत 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 धन्यवाद हमारी तरफ से और शुभीर राय की तरफ से। वेरी नाइस। मतलब ये सर, ये क्या होगी, ये कहानी जो कमलेश जी ने सुनाई थी उसकी पूरी रिवर्स हो गया यहाँ पे, है ना? यहाँ पे हस्बैंड ने उसका सब कुछ ले लिया, उसका नाम हटा दिया। यहाँ पे हस्बैंड ने बेटा पैदा कर दिया उसके लिए, अपनी वाइफ के लिए, कि बेटा तो नहीं है लेकिन तू बेटा बन जा, उसके लिए उसके बेटा बना दिया। मतलब एकदम रिवर्स स्टोरी दो हमने आज सुनी, और दोनों ही इमोशन से एकदम फुलफिल थी। अब सर किससे सुनना चाहेंगे पहले? बहुत अच्छी, बहुत टचिंग स्टोरी है, बहुत दिल को छू जाती है। और देखो ऐसे लोग भी हैं जैसे अरुणा जी कह रहे हैं कि वाकई वो एक हस्बैंड ये भी है जिसने अपनी वाइफ के लिए इतना किया और ऐसा सोचा। मतलब कई बार तो मन में ख्याल भी नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी किया जा सकता है। तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होना भी एक बड़ी बात है, और बहुत ही टचिंग है, क्या ही कहा जाए इसके बारे में।
उसने एक मरती हुई माँ को जो है वो वही पुत्र शोक से जो बचा लिया, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है जिंदगी में। और वाकई वो कोई भी उनको पुरस्कार मिलते रहे, स्टेज पे कुछ भी मिलता रहे, पैसे मिलते रहे, धन दौलत मिलते रहे, लेकिन ये जो एक सेटिस्फेक्शन है, इसका मुकाबला शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है, सही बात। कहीं भी नहीं। कि आपने एक नेक काम किया, तो नेकियों का बदला तो फिर ईश्वर देता ही है, हाँ जी। वो तो है ही है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत मोहन, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट कौन सर, किसको लें सर, कुछ से सुनना चाहेंगे आप? ये शुभीर राय जो है वो अच्छा एक्टर भी है अच्छा। हाँ जी। और बहुत बढ़िया गायक भी है। और वो जब गाता है ना, लगता है कि भाई वो आर्टिस्ट ही गा रहे हैं। समझे वो हेमंत कुमार का गाना गा रहे हैं, तो लगेगा हेमंत कुमार की ही आवाज सुना हेमंत है। कुमारी गा रहे हैं, हाँ जी। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, यहाँ से गाए। फिर वाह। मुकेश का गीत यहाँ से गाता है, तौबा ये मत वाली चाल, छुप जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझ पे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ, ऐसे गाता क्या है। बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो ये चलिए रहते कहाँ हैं शुभीर कुमार जो? कोलकाता, कोलकाता में रहते हैं। कोलकाता में। एक जगह है बंगाली बाग बंगाली बाजार, वहां रहते हैं। बंगाली बोल रहे थे ना, तो कोलकाता से ही हो गए ना। हाँ, मैं कलकत्ता में पैदा पैदा हुआ, इसलिए शुद्ध बंगला बोल लेता हूँ। और हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ी है, इसलिए हिंदी पर भी बोला। सर मैं कहीं, मैं मेरा जो दिमाग चल रहा है, शायद कहीं आप ही तो नहीं है? नहीं, मैं हो भी सकता है। हाँ, ये आप कहानी ना। में ऐसे कुछ किरदार आते हैं, कहानी में ऐसे कुछ किरदार आते हैं जिनकी सच्चाई के बारे में ज्यादा आपको जांच नहीं करना है, कुरेदना नहीं है, छोड़ दो। बस अगर आप मतलब सोचते हैं, मैं वो कैरेक्टर हूँ, ठीक है, मैं ही हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, ये राशि में मत बोलिए। ऐसा होता जी, है। बहुत अच्छी और टचिंग थी कि और इस तरह से उन्होंने कही ना, सबको एकदम उसमें बांध के रखा अपनी कहानी में। उन्होंने अपने अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेशन और सब ये करके, थोड़ा सा बंगाली बोल के, और बहुत अच्छा लगा सुनने में। तो सब लोग एकदम उसमें गए कहानी में। कहानी बहुत ही सुंदर थी। और ऐसे भी लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि एक ही तरफ ये प्रकृतियां हैं, सब व्यक्ति जैसे जैसे व्यक्ति जैसे प्रकृति। तो ऐसे भी लोग हैं कि कितना उसने अपनी 2 महीने के लिए, 2 महीने की वो थी उसकी लाइफ, उसमें जितना देना था कितना, और वो व्यक्ति भी जिन्होंने किया उनका भी क्या कहना है, इस तरह से सोच के उन्होंने इस तरह से अपने, बहुत अच्छा था। मुझे भी बहुत अच्छी लगी कहानी सुनना। हाँ सूर्य सर आप बोलिए, हाँ सूर्य सर आप बोलिए। मैं मोहन सर जैसे शुरू किए हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये कहानी या जो रियल घटना है कहाँ कहाँ जाएगी। तो मतलब इसको आर्टिकुलेशन कहते हैं। इतना ब्यूटीफुली शुरुआत करके, क्यूरियोसिटी अपने में जनरेट करके, अल्टीमेटली जो मैसेज पहुंचाया है, रियली हैट्स ऑफ टू दैट, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। मतलब अभी एक प्रश्न आता है, वो बुजुर्ग, इनको कहाँ से इनके बारे में सुना, कैसा ढूंढा, और सही आदमी वो है पहचान के आके उनको उनको भी देखा, वो भी बहुत अच्छा से मैनेज किया। अच्छा ये तुम करो बस, लेकिन अल्टीमेट गोल वाज समथिंग एल्स। ब्यूटीफुल। इट इफ आई वोंट से इफ, इट मस्ट हैव डेफिनेटली हैपेंड। और ये जो सोच है वो बुजुर्ग का दिल में, टू डू समथिंग गुड, his wife should pass away happily, that itself is great. Nice. ये Thank you, हम sir. लोग, Sorry. ये जो कहानी है, कहानी के दो अंग हैं। एक तो कहानी, हाँ, जैसे इतिहास, रामायण हुआ था, लेकिन वो अमर काव्य भी है। उसके पीछे जो रचनाकार हैं, उसको बड़ी खूबसूरती से बना। रामचंद्र चले, उसका उसको ये ठुमक चलत रामचंद्र, ये कहानी करता जो है,
ये रचनाकार जो है उसने एक खूबसूरती ऐड कर दी। अरे गोलगप्पे में आप विस्की डाल के पियो बरकुरतर, हा 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 हा, कितना अच्छा लगता है। ओम प्रकाश की आवाज है। बहुत अमर बढ़िया। अमर प्रेम देखिए, ये आवाज मिल जाएगी आपको। हाँ, वो बहुत थोड़ा लटका के बोलते थे ओम प्रकाश जी। हाँ 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 करके सब लोग गो ऐसे गो उनकी गेट, आवाज आती थी। आई यूज वीसा कार्ड, गो गेट इट। किसकी आवाज कौन सी? है? हाँ, आई यूज वीसा कार्ड, गो गेट इट। प्रेम चोपड़ा, हाँ, सचिन तेंदुलकर का है। नितिन सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। वो तो प्रेम चोपड़ा समझ में ही आ गया। हाँ, यस एक चीज याद रखो बरखुरदार, सिर्फ चोरों के उसूल होते हैं। प्राण की आवाज है। अच्छा, ये बताइए। हम्म, 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 या अल्लाह, तूने फरिश्ता भेजना बंद कर दिया क्या? ये किसका है, कौन सा? ओम प्रकाश, ओम ओम प्रकाश प्रकाश। है ना? हाँ, ओम प्रकाश ए है। ओम एक परवरदिगार प्रकाश है, जी तुमने हैं ये क्या? क्या, ये परवरदिगार एक तुमने ये क्या कर दिया। ये मीना कुमारी की सर, आवाज है। हमारे जो प्रशांत सर है ना, वो भी वो पहले शोले वाला मूवी था के AK हंटर शोले में। हाँ हाँ। और जो एक प्रशांत सर है ना, वो फरिश्ता का तो वो भेजना बंद डायलॉग कर दिया बड़ा क्या? पॉपुलर था, जो वो कहता है ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। इतने सन्नाटा की। वैसे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो प्रशांत सर है ना, वो शोले मूवी के इनके हर डायलॉग वो उसी वे में बोलते हैं। सर, एक अरे डायलॉग वाह, बोल क्या के बात, सुनाइए चलो प्रशांत सर। एक एक हो क्या बात। जाए फिर वो। प्रशांत सर सुनाइए। हाँ, डेफिनेटली होगा, लेकिन मोहन सर से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए। आपने जो कहानी है ना, आपने जो कहानी बनाई है, तो ये ऐसा होता है, कोई भी मूवी बनती है तो जो देखने वाला है, सुनने वाला है, उसके साइकोलॉजी का स्टडी किया जाता है और फिर वो कहानी बनती है। जी शोले में अगर सिर्फ मार धाड़ बताते तो इतना प्रेशर आ जाता दिमाग पे। अभी डॉक्टर साहिबा यहाँ पे है, उनको मालूम है ये डोपामिन सेरोटीन ज्यादा अगर हो गया, केमिकल लोचा हो जाएगा। तो हाँ उसमें थोड़ा सा आना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा कॉमेडी भी चाहिए। तो जो हाँ आपने मिमिक्री किया, कॉमेडी किया ना, तो वहां पे वो खुल गया। नहीं तो वो ये इतना प्रेशर आ जाता कि पहली कहानी भी इमोशनल और दूसरी भी इमोशनल, तो फिर फिर वो प्रेशर बिल्टअप हो जाता। हाँ तो शोले में ऐसा किया है, जब भी उसमें ये जाता है, उसमें सब ट्रेजेडी है, ड्रामा है, सब है। तो शोले में ऐसे छोटे छोटे बहुत किरदार है, तो कुछ लोगों को एक डायलॉग है, कुछ लोगों को दो डायलॉग है। तो फिर भी, तो उसमें एक डायलॉग है जब संजू कुमार बहुत गुस्से में आ जाता है, उसका पूरा फैमिली को डिस्ट्रॉय किया होता है गब्बर ने, और उसको बांध दिया जाता है। दोनों हाथ संजू कुमार को पकड़ जकड़ लिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है, तब का वो डायलॉग है। संजू कुमार बोलता है, संजू कुमार को जब जकड़ा जाता है तो वो बहुत गालियां देता है, तो गब्बर बोलता है, "ए ठाकुर, दे जी भर के गाली दे, जितनी चाहे गाली दे। याद है तुझे उस रोज कचेरी में ऐसा ताप हमको अवसर मिलता तो वही टेटवा दबा देता हरामजादे का, मगर करता क्या, चार चार पुलिस वाले पकड़े, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। याद है तुझे, याद है? थू। तो ये जो गुस्सा है, उसने वो तमाकू थूकने का स्टाइल, गुस्सा एक्सप्रेस करने का स्टाइल, वो जो कुछ अलग ही था। इसलिए वो शोले का जो सक्सेस है वो ये हमारी पोती है, सबसे बड़ी फैन है हमारी। वो हेलो। जब देती है दादाजी कहीं कहानी सुनाते, आके बैठ जाती है। वाह, ग्रेट। अच्छा है ना, वो भी सीख जाएगी। और सर वो शोले जो के डायलॉग तो ना सर, मतलब एक प्रशांत, एक बच्चे बच्चे की जुबान पर थे, वो इतने पॉपुलर हुए हैं जो शायद कोई नहीं हुए होंगे, किसी भी मूवी के नहीं हुए होंगे जो शोले के डायलॉग थे। प्रशांत सर कितने से बहुत आदमी थे। अरे ओ और साला, उठाओ हाँ, बंदूक और नशा, लगा निशानी उस कुत्ते पर। वो प्रशांत बोलते सर हैं, को तेरा बहुत ही क्या सही होगा कहानी है। कालिया, कहता है तेरा क्या सरदार, होगा कालिया। सरदार मैंने आपका नमक खाया है, ले गोली अब खा, गोली खा। अब वो गोली तो खा। बहुत बढ़िया था। बहुत ले बढ़िया, अब गोली खा। अब गोली और खा। वो भी था उसका कि
यहाँ से 50-50 कोस की दूरी पर जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है माँ सो कहती जा, है सो जा सो बेटा, जा, नहीं गब्बर तो आज गब्बर आ जाएगा। जाएगा। ये क्या जो कितना शोले मूवी इनाम रखे में, है रे सरकार हम पर। सुनिए, हाँ सुनिए मंजू बहुत जी, बढ़िया। इस शोले मूवी में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के लिए मौसी से रिश्ता मांगने जाता है, तो जो उन दोनों हाँ, की सुना ना, वो तो वो बहुत ये जबरदस्त। प्रशांत, हाँ सुनो, प्रशांत सर इतनी अच्छी करते हैं, मैंने सुनी है इनकी, अगर 2 मिनट सुनना चाहें तो जी जी सुना सुनाइए सकते हैं। सुनाइए। सर वो सुनाइए, प्लीज सुनाइए, वो बहुत ही मजेदार था। मैंने सुना है इनसे, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको। सुनाइए सर। अरे ठीक कहा मौसी, बड़ा बोझ है आपके सीने पे। घर में जवान बच्ची, बड़ा बोझ है आप पे। लेकिन एक बार बसंती से शादी करके देखिए, वीरू बड़ा से, वीरू अच्छा से। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो लास्ट में वीरू बोलता है, अरे क्या बात है, चाची तारी तो चाची जी तैयार, और बिंदे टुकड़ी पे क्या नाम है के उसके, मौसी, बंदूक भी तैयार हमसे। बेटा, घर में लड़की सीने पे पत्थर की सील की तरह होती है। हाँ ठीक कहा। एक बार बसंती से शादी हो गई तो बस आराम ही आराम है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है आज मुझसे। डायलॉग छूट अरुणा, रहे हैं आपके ना, छूट रहे हैं डायलॉग, छूट रहे हैं आज आपके एक्चुअल में। चलो फिर कभी हाँ हम सुनेंगे, आप प्रिपेयर सुनिए, करके रखिएगा, हम मौका मिलते हैं हम सुनेंगे जरूर आपसे। चलिए अभी ठीक सरोज है। जी है ना, हाँ सरोज जी, कमलेश जी आप बोलिए, कमलेश जी पहले आप बोलिए, फिर सरोज जी का सुनते हैं। कमलेश जी आप बोलिए। मोहन जी, आपको मैं पहली बार सुन रही, और इतना अच्छा आपने स्टोरी नरेशन किया कि जितने भी ऑडियंस थे सब चुपचाप एक सांस बांध कर सुन रहे थे, किसी ने गर्दन तक नहीं हिलाई। यही एक सही कलाकार का, कथाकार का सबसे बड़ा गुण है। और आपका कहने का तरीका, आवाज को ऊपर नीचे ले जाने का, और 2 भाषा का प्रयोग करना, वो भी अपने आप में एक मायने रखता है। वो प्लस पॉइंट में गिना जाता है कि आप एक कहानी में बराबर 2 भाषा को लेकर आ रहे हो, क्योंकि एक भाषा से दूसरी भाषा जाने के लिए भी टाइम चाहिए, माइंड को उस जाने के लिए, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो आपने जो भी एक स्टोरी सुनाई, ऐसी आंखों के सामने घूम रही थी, एक पिक्चर की तरह चल रही थी। तो आपकी कहानी ऑसम, बहुत सुन, थैंक यू। और आशा करती हूँ कि आगे से भी मिलेगी सुनने को। नहीं एक और सर, कहानी है जिसे सुनाने के लिए जरा टाइम चाहिए, वो अगले या उसके बाद वाले हफ्ते में हाँ आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। वो यस यस, 150 पूरा साल आपको पहले सुन शुरू लीजिए। होता है, आज तक चलता है, वो सिलसिला हम बाद में सुनाएंगे। जी हाँ, आइए सरोज जी। मोहन सर जी का तो क्या कहना है भाई, वो देयर नो वर्ड्स टू अप्रिशिएट हिम, ही इज एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स। गाना क्या, कहानी क्या, मिमिक्री क्या, और लैंग्वेज क्या, मतलब he has got so many feathers in his cap. I don't know which one to pull and explain, but he has narrated everything so well. उसके बाद ये जो कॉमेडी वगैरह वो अच्छा सबसे न्यूट्रलाइज हो गई, वो जो सैडनेस थी, तो दोनों कहानियों में बहुत सैडनेस थी, तो वो न्यूट्रलाइज भी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। द बेस्ट पॉइंट वाज लैंग्वेज थिंग व्हिच आई अप्रिशिएट अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्रशांत सर, ऑल्सो नेक्स्ट टाइम वी वुड लाइक टू सी, लिसन टू योर, एक डायरी बना के रखिए, लिख के रखिए आपके डायलॉग्स, तो फिर आ जाएगा। नहीं मैंने सुना है उनका पूरा मिमिक्री, वो जो डायलॉग है ना, वो वो कभी कभी भूल जाते हैं हाँ, ना, कभी कभी ऐसी काफी चीजें ना भूल जाते हैं, तो हाँ बहुत अच्छा किया एकदम था ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने। वो ये हो जाता है। पर नेक्स्ट टाइम आप वापस रिहर्स करके बोल देना। अब ये मेरी कराओ। पोती जो है, ये पोती 7 साल की है। हम्म। इसको पिछले हफ्ते मैंने कहा था एक कहानी लिखो। अच्छा इसने 8 लाइन की एक कहानी लिखी है, इतनी ओरिजिनल लिखी अंग्रेजी में, क्या बताएं। तो फिर कुछ जो आसपास थे वो कहने लगे दादाजी का स्किल आ गया है इसके। हाँ। He's done micro rapture. तो अभी आप सुनना चाहेंगे उनको? बहुत अच्छा लिखा है उसने, 8-9 लाइन की एक कहानी, बहुत अच्छी तरह लिखी है।
नहीं, मैं वही पूछती सर, वो अभी सुनाना चाहती तो हम सुनेंगे उनसे जरूर। वुड लाइक टू से मैत्री? नहीं, अभी नहीं। कोई नहीं, उनका वो पूछिए कुछ बस। खेल रही है अपने आईपैड पे। ओके, नो प्रॉब्लम। उसे मालूम है दादाजी के यहाँ बैठ जाओ तो कोई उसे कुछ कहे नहीं, इसलिए आके बैठ गई है मेरे पास। वरना कोई डांटेंगे, आईपैड पे इतना क्यों खेलती हो? ग्रांड पेरेंट्स का ये तो फायदा होता है घर में बच्चों को। ये रहती है लंदन में, अभी मेरे पास छुट्टी के लिए आई है। तो अभी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, फिर हम एंड करें सेशन? चलिए, थैंक यू सो मच कमलेश जी, थैंक यू सो मच मोहन सर। तो नेक्स्ट वीक हमारा सरोज जी का रहेगा सेशन, तो सब लोग जरूर से आइएगा। और प्रशांत सर, आप अपना रेडी करके रखिएगा, हम कभी भी आपको पकड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।